नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज आरसीए के नए स्टेडियम का शिलान्यास होना है और इस समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल होंगे। बीसीसीआई के पदाधिकारी भी इसमें जुड़ेंगे। आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत समेत तमाम पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। चौप गांव में देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा और इसे लेकर के आज शिलान्यास समारोह का आयोजन किया जा रहा है। वैभव गहलोत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत भी जुड़ेंगे। आरसीए के पदाधिकारियों की मौजूदगी में ये शिलान्यास होगा। तो आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत यहां पर मौजूद हैं। तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं और अब यहां पर भूमि पूजन शुरू हो रहा है। चौप गांव में देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। प्रदेश को यह बड़ी सौगात खेलों में मिलने जा रही है। राजस्थान में खेलों को इस स्टेडियम से नए आयाम लगेंगे। और वैभव गहलोत, सीधी तस्वीरें। ज्यादा जानकारी के साथ महेश दादी चमासा जुड़ गए हैं। महेश, देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जिसकी नींव आज रखी जानी है, ऐतिहासिक पल है राजस्थान के लिए। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का जो आज भूमि पूजन और शिलान्यास का जो कार्यक्रम है उसका पहला चरण यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनके साथ में जो आरसीए के सचिव है महेंद्र शर्मा और कार्यकारिणी के जो तमाम सदस्य हैं वो यहाँ पर चौप गांव में ये जहाँ पर भी स्टेडियम का निर्माण होने जा रहा है यहाँ पर मौजूद है। और देखिए यहाँ पर जो है काम की शुरुआत भी लगभग हो चली है और यहाँ पूरे ग्राउंड का जो है लेवल यहाँ पर किया जा रहा है। और आज वो पल है जबकि यहाँ नींव रखी जाएगी और एक विधिवत मुहूर्त के साथ में जो ये कार्यक्रम है उसकी शुरुआत यहाँ पर होगी। शुभ मुहूर्त में ये कार्यक्रम होगा और पूरे रीति रिवाज के साथ में, धार्मिक अनुष्ठान के साथ में जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत यहाँ पर होने वाली है। और इसके बाद में दोपहर में करीब 12 बजे के आसपास ये जो कार्यक्रम रहेगा दूसरे चरण का, उसमें वर्चुअल समारोह रहेगा जिसमें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका विधिवत शिला पट्टिका जो है उसका अनावरण करेंगे। उस कार्यक्रम में बीसीसीआई के जो अध्यक्ष है सौरव गांगुली, सचिव जय शाह, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सीपी जोशी, तमाम जो मेहमान हैं उस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और एक वर्चुअल कार्यक्रम जहाँ रहेगा और उसमें सभी के संबोधन भी रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो पहले चरण का ये जो कार्यक्रम यहाँ चौक में चल रहा है उसमें यहाँ पर फील्ड में पहुंचे हैं आरसीए के जो जुड़े हुए तमाम लोग हैं, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल की पालना करनी है और ज्यादा लोग एक साथ नहीं आ सकते। हालांकि अभी सरकार ने 250 लोगों को आयोजन में स्वीकृति दी है, लेकिन बावजूद इसके आरसीए ने ये कार्यक्रम कोविड प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर किया है, जिस लिहाज से यहाँ जो लोग हैं वो काफी कम संख्या में आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जो ये कार्यक्रम का जो आयोजन यहाँ किया गया है उसके साथ में वर्चुअल कार्यक्रम भी रखा गया। जहाँ तक स्टेडियम की बात है, मैं आपको ये जरा बता देना चाहूंगा कि ये में जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है वो आरसीए का अपना स्टेडियम ये बनने जा रहा है, क्योंकि अभी तक आरसीए के पास में अपना खुद का स्टेडियम नहीं था। क्योंकि पहले स्पोर्ट्स काउंसिल का जो स्टेडियम था वो एमओयू के तहत उन्हें हर 10 साल के लिए मिल जाया करता था, उसके लिए एमओयू यहाँ पर उनको करने पड़ते थे। लेकिन अब जब ये खुद का अपना स्टेडियम आरसीए का तैयार हो जाएगा तो एक आरसीए की अपनी प्रॉपर्टी होगी। इसके लिए 2 फेज में जो निर्माण कार्य है वो यहाँ पर चल रहे हैं। चौप गांव है जहाँ पर पहले कभी नॉलेज सिटी प्रस्तावित थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है आरसीए का ये नया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। कहा जाता है कि ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दर्शकों की क्षमता से और देश का दूसरा बड़ा स्टेडियम है। पहला मोटेरा को कहा जाता है और दूसरा ये स्टेडियम जो है वो बन रहा है। 100 एकड़ जमीन है ये चौप जो स्टेडियम में तय की गई है और इस जमीन पर जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो जाएंगे और 18 महीने का पहला फेज जो है वो यहाँ पर पूरा होना है और उसकी जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर जो है आज शुरुआत के तौर पर देखी जा सकती है। कुछ दिनों पहले ही
विश्वकर्मा पूजन करके स्टेडियम का जो निर्माण था उस यहाँ जो आवंटित हुई थी जमीन उसमें कंस्ट्रक्शन को यहाँ पर दिया गया था एक एमओयू के तहत। और अब जो कहा जा सकता है कि यहाँ पे अब अंतर्राष्ट्रीय मैचों के जो आयोजन है, आईपीएल मैचों के जो आयोजन है आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। अब तक जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में सभी तरह के आयोजन हुआ करते थे, लेकिन अब जो क्रिकेट के बड़े आयोजन रहेंगे वो यहाँ पर में जो ये नया स्टेडियम बनकर के तैयार हो जाएगा, यहाँ पर ये जो स्टेडियम रहेंगे, स्टेडियम में जो मैच रहेंगे वो दर्शक यहाँ पर लुत्फ उठा सकेंगे। करीब करीब 400 से 500 करोड़ रुपए जो है वो उसका जो बजट है 600 करोड़ के आसपास का वो यहाँ पर तय किया हुआ है। और पहले फेज में जो है यहाँ कहा जा रहा है कि साउथ ब्लॉक जो है प्लेस, ड्रेसिंग रूम, प्रेसिडेंशियल लाउंज, वीवीआईपी ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक ब्रॉडकास्टर सुविधाएं, प्रेस ब्लॉक, ईस्ट वेस्ट स्टैंड, दर्शकों को उच्च स्तरीय आरामदायक स्टैंड के निर्माण होंगे। वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिसाइकिल प्रोसेस का, सोलर पावर का ख्याल रखा जाएगा। जो पहला फेज तैयार किया जा रहा है उसमें 40,000 की दर्शक क्षमता है और इस स्टेडियम के निर्माण के बाद में जो पहला फेज अगर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में 35,000 की जो दर्शक क्षमता है उसका दूसरा जो फेज है वो शुरू होगा। तो कहा जा सकता है कि तब 2 फेज के भीतर जो ये काम पूरा हो जाएगा तो एक अद्भुत स्टेडियम, एक बेहतरीन स्टेडियम जयपुर के लिए। ये कहा जाए कि कुल मिलाकर के जो इसकी दर्शक क्षमता होगी वो 75,000 की होगी और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम इस लिहाज से भी है क्योंकि अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम का जिक्र आपने किया, उसकी दर्शक क्षमता 1,10,000 की है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड की क्षमता 1 लाख है और उसके बाद ये तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। और वैभव गहलोत आरसीए पदाधिकारियों के साथ भूमि पूजन कर रहे हैं। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। यूपी चुनाव के पहले चरण वाले 5 जिलों के वोटर्स के साथ पीएम मोदी ने वर्चुअली संवाद किया, जिसके तहत उन्होंने दूसरी चुनावी जन चौपाल की। पीएम ने कहा कि ये चुनाव हिस्ट्री शीटर्स को बाहर रख नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। सड़क से लेकर सदन तक और राजस्थान से लेकर दिल्ली तक रीट पर बवाल मचा है। राजधानी में भाजपा जहां रीट परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच को लेकर के प्रदर्शन कर रही है तो वहीं सांसदों ने इसी मांग को सदन में उठाया। दूसरी तरफ सूबे में एसओजी की जांच भी तेजी से आगे बढ़ रही है और रोजाना नए तथ्य सामने आ रहे हैं। हालांकि एसओजी को मनोज बिश्नोई और अशोक जानी जैसे कई आरोपियों की तलाश है। कई लोग एसओजी के रडार पर हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह जानकारी भी सामने आ रही है कि बाड़मेर में 24 सितंबर को ही पेपर पहुंच गया था, जिसे आरोपियों ने 10 से 12 लाख तक में बेचा। बहरहाल पेपर लीक से लेकर नकल और धांधली के आरोपों के बीच अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल अधरझूल में है और हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिरकार इस रीट में कितने लीक हैं। इसी पर आज करेंगे चर्चा। रीट पर जारी है अनलिमिटेड बवाल। घरों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक रीट की चर्चा। अध्यापकों की नौकरी नहीं हो रही थी। राजस्थान की सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही। हम ये चाहते हैं कि रीट की भर्ती रद्द करें, सीबीआई जांच कराएं। जांच में हो रहे हैं नए नए खुलासे। चौबीस सितंबर को बाड़मेर में पेपर लीक होने की जानकारी। बाड़मेर में 10 से 12 लाख रुपए में बिका था पेपर। एसओजी का अंदेशा, बाड़मेर में नकल का बड़ा खेल चला था। पेपर लीक से लेकर नकल और धांधली के भी आरोप।
रीट में कितने लीक? सबसे पहले शुरुआत तिवारी साहब आपसे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को राहत मिली है, लेकिन विपक्ष लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार रीट भर्ती परीक्षा को रद्द कब करेंगे, कब मानेंगे कि पेपर लीक हुआ है? हेमंत भाई, ये भारतीय जनता पार्टी वाले राजस्थान के लाखों बेरोजगार नवयुवक और युवतियों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का एक सतत प्रयास कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने अपने चुनिंदा लोगों के माध्यम से हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी परीक्षा को रुकवाने के लिए। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उस समय उनकी मांग को निरस्त किया था और आज तो लेटेस्ट पहले वाली बात फैसला है। अब बताइए आज ही कि सुप्रीम कोर्ट ने अब रोजाना खुलासे हो रहे हैं कि हम ये धीरे धीरे भर्ती देखिए पे ये भी रोक सामने नहीं आ रहा है कि लगाएंगे। कितने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट इस दौरान था नकल में, पेपर इधर से उधर करने में। ये भी सुनने में आ रहा है कि बाड़मेर के तो घर घर तक पेपर पहुंच गया, 10 से 12 लाख तक में पेपर बिका। ये तो काफी गंभीर है ना तिवारी साहब? हेमंत भाई, जो कुछ बेईमानी की जा रही थी उसको एसओजी ने पकड़ा। ये राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत की सरकार की उपलब्धि, इसको तो स्वीकार करना चाहिए ना। पहले भारतीय जनता पार्टी वाले कहते रहे कि इस बेईमानी के तार सीएमआर से जुड़े हैं, इस बेईमानी के तार डोटासरा जी के घर से जुड़े हुए हैं। ये बत्तीलाल मीणा हमारे कांग्रेस का पदाधिकारी है, हमने बत्तीलाल को भी पकड़ा, राम कृपाल मीणा को भी पकड़ा, भजनलाल बिश्नोई को भी पकड़ा और नए ठेकेदार बिश्नोई को भी पकड़ा। फिर मैं कह रहा हूं एसओजी की जांच को विपक्ष के नेता माननीय गुलाब चंद कटारिया जो प्रतिपक्ष के नेता सदन के अंदर हमारे सम्मानित विपक्ष के नेता है, उन्होंने एसओजी की पीठ को थपथपाया। किरोड़ी लाल जी मीणा जो इस मामले में सबसे अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने कहा अशोक राठौड़ सही काम कर रहे हैं। बेईमानों को पकड़ करके हम उनको जेल के शिकंजों में डालेंगे। अरे राजस्थान की जननायक सरकार ने इन बेईमानों के तो मकानों को तुड़वा दिया हमने और सख्त आदेश लेकर कह रहे हैं, जननायक ने वादा किया है कि हमने 31,000 बच्चों को जो नौकरियां दी है जिसके वो काबिल हैं, उनकी नौकरियों को निरस्त नहीं होने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी वाले मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। इन बेरोजगार नव युवतियों के साथ में, युवकों के साथ में ये अपनी ताकत तो दिखा नहीं पा रहे। ठीक है, भड़काया जा रहे हैं। राजस्थान में एक अराजकता की स्थिति पैदा करके तिवारी साहब, राखी राठौड़ सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। राखी राठौड़ जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं इसमें, और ये आपके राज्य में जब कोई पेपर लीक होता था तो आप कार्रवाई नहीं करते थे, और अब कांग्रेस पार्टी सरकार के तमाम लोग कह रहे हैं कि देखिए हमने कार्रवाई करके भी दिखाई है। आप कहते थे कि यूपी की तरह कार्रवाई कीजिए, हमने उन आरोपियों के मकान को, उनकी संपत्ति को भी ढाया, उन पर बुलडोजर भी चलाया और कड़ी कार्रवाई की है। इसके बावजूद आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, सत्ता चाहिए। देखिए हेमंत जी, जिस तरह से रीट प्रकरण सामने आया है, ये सबसे बड़ा, स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा जो है रीट घोटाला जिसमें पेपर लीक हुआ है। शुरू में आपने देखा, देखिए मुझे लगता है तिवारी जी बीच में बोलने से अब राखी जी को सुन लीजिए। आपने जो सवाल उठाए वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ। गलत बात है ये, गलत तिवारी जी, तिवारी मैं निवेदन करता हूँ आपसे कि अगर आप सब लोग एक साथ बोलेंगे, हम लोग तो आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, अगर सब लोग एक साथ बोलेंगे किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। और 16 लाख जो अभ्यर्थी जो आशा भरी निगाहों से हम सब की तरफ देखते हैं कि हम ईमानदारी के साथ अपना काम करेंगे, उन अभ्यर्थियों को भी निराशा होगी, प्रदेश की जनता को भी निराशा होगी, एक एक करके। जी राखी जी, ठीक कहा हेमंत जी आपने कि वो संवेदनशीलता हमें दिखानी चाहिए, लेकिन तिवारी जी की आदत है बीच में बोलने की। उम्मीद है कि अब वो बीच में नहीं इंटरप्ट करेंगे मुझे। देखिए इनके बोर्ड अध्यक्ष ने ये कहा था कि कोई ना कोई राजनीतिक संरक्षण के बिना इस तरह का पेपर लीक जो है वो शिक्षा संकुल से संभव नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ कि एसओजी ने कौन कौन से राजनेताओं को इस अपनी जकड़न में ले लिया है। दूसरी बात देखिए, कानून का एक बहुत ध्येय वाक्य है कि एक भी जना अगर ऐसा रह गया जिसके साथ में नाइंसाफी हुई है तो वो न्याय नहीं कहलाएगा। अगर एक भी जना ऐसा रह जाता है जो कि केपेबल था
इस रीट परीक्षा के अंदर क्वालिफाई करने का, और उसको अगर मौका नहीं मिल पाता है तो मुझे लगता है कि जो काम हम करना चाहते थे उस काम से हम डिफीट हुए। इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड कर रही है कि इसकी सीबीआई जांच हो। हमने एसओजी की मंशा पे बात नहीं करी, हमें सरकार की मंशा पे डाउट है, क्योंकि बिना राजनीतिक लोगों का, बिना मंत्रीगण का इन्वॉल्व हुए बिना इतना बड़ा कांड जो है वो राजस्थान के अंदर नहीं होगा। और मैंने पहले भी कहा कि एक स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा अगर कोई पेपर लीक होगा तो ये रीट पेपर लीक है, जिसमें 16 लाख से ऊपर अभ्यर्थियों के भविष्य के बारे में आपने सोचा नहीं, आपने गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाने की बात करी, लेकिन हुआ क्या एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर? आप देखिए कि कितने सारे ऐसे जिले हैं जहां पर कि ये पेपर लीक हो गया। ऐसे बहुत सारे सेंटर्स को आपने एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जो ब्लैक लिस्टेड थे। आपने बहुत जगहों पर ऐसा हुआ कि वहां पे ब्लूटूथ मिला, अलग अलग चीजें हैं। तो एसओजी को हर तरह की इसमें कार्रवाई करनी होगी, लेकिन जो राजनीतिक लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जो सत्ताधारी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी मंशा वो डिस्क्लोज करना नहीं है। ये जो छोटे छोटे लोगों का आप बता रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हुई है, ये सिर्फ प्यादे हैं। ऊपर के जो लोग हैं जिनके की शय के बिना ये संभव नहीं है, उनके वो सामने तभी आएंगे जब सीबीआई जांच होगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि सीबीआई जांच इस पूरे प्रकरण की कराई जाए। तो राखी जी, आप ये कह रही हैं कि आपको एसओजी पर किसी तरह का कोई संदेह नहीं है, यहाँ के ऑफिसर्स पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन सरकार पर संदेह है। और यही बात पलट के कांग्रेस की सरकार कहती है कि, और वो पहले से ही कहते रहे हैं कि सीबीआई तो तोता है केंद्र का, वो जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से। तो फिर आखिरकार हम निष्पक्ष किसे माने? फिर हेमंत जी सीबीआई तोता है केंद्र का, ये बात कब कही थी? जब सेंटर के अंदर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट थी। अभी कांग्रेस के बहुत सारे लोगों के बयान आए पिछले 7 साल में। बिल्कुल, बयान कहने से कुछ नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कोट किया था उस समय कि सीबीआई जो है वो सरकार का तोता है, और ये इनके कार्यकाल में ऐसा हुआ करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। और एक और सवाल में थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं, जैसे मुख्यमंत्री जी राखी जी, जो आशंकाएं बार बार कांग्रेस के लोग व्यक्त करते हैं, उनका सवाल एक मैं थोड़ा जोड़ना चाहता हूं कि उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे इतने केसेस हैं राजस्थान के जो सीबीआई के पास है, और उनमें क्या हुआ, अभी तक कई मामलों में जांच भी पूरी नहीं हो पाई और सीबीआई में देरी होती है, ये सब जानते हैं। ऐसे में 16 लाख जो बच्चे हैं अभ्यर्थी जिनको लेकर संवेदनशीलता की हम बात करते हैं, क्या उनके साथ ये न्याय होगा कि सीबीआई में केस जाए और 1 साल तक फिर सिर्फ जांच ही चलती रहे? नहीं, बिल्कुल सही कहा हेमंत जी आपने कि 16 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य जो है वो गड़बड़ अभी हो रहा है, उनका जो असमंजस में स्थिति है। लेकिन बात यह है कि ये बार बार जो प्रक्रिया हो रही है, 15 एग्जाम्स इन लोगों ने कराए, लेकिन 15 के 15 एग्जाम्स, एक भी एग्जाम ऐसा बता दे तिवारी जी जो बिना किसी प्रॉब्लम के हो गए हो। इनके कार्यकाल के अंदर जब सारे एग्जाम्स करना पड़ेगा। तिवारी जी, सुनने का मादा रखिए, आप सुनने की क्षमता रखिए। ये आपकी जो प्रॉब्लम है ना बीच में बोलने वाला, यही दिखाता है हेमंत जी कि ये गलती करते हैं, ये गलती करते हैं। उसी का नतीजा ये है कि लगातार बीच में बोलते हैं। मैंने पहले ये कहा था कि ये तिवारी जी बीच में बोलेंगे, तिवारी जी, बीच में मत बोलिए तिवारी जी, तिवारी जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। जब आप बोले थे तो राखी राठौड़ बीच में नहीं बोली थी। देखिए, ये इतनी मर्यादा हम बना करके रखे, थोड़ी तो मर्यादा रखिए सर, सुन लीजिए उनको। देखिए, जिस तरह जल्दी से कंप्लीट कीजिए राकेश। तो जिस तरह की भर्ती प्रक्रिया लगातार चली हेमंत जी, उससे एक एग्जाम्पल सेट करना है। और मुझे लगता है अभ्यर्थी भी ये चाहेगा कि अब की बार ऐसा एक्शन हो कि आगे कभी भी कोई एग्जाम हो तो पेपर लीक के बारे में कोई सोचे नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब राजनीतिक संरक्षण होगा, शिक्षा मंत्री खुद इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे या इनके जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो कैसे इस चीज को रोक पाएंगे? तो ये काम एक एग्जाम्पल देना। मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना कि हर गलती जो है कीमत मांगती है, तो कीमत दीजिए। गलती की है इन्होंने, और गलती की है तो सीबीआई जांच से नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि हमने अगर किसी ने गड़बड़ की है तो हम उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। 45 से ज्यादा लोग तो अंदर हैं और बाकी एक के बाद एक लोगों की धरपकड़ हो रही है। और ये भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। प्रताप सिंह खाचरियावास से लगा करके तमाम मंत्रियों के बयान भी आए, खुद मुख्यमंत्री का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, जिन्होंने भी गड़बड़ की है सब पर कार्रवाई होगी। बहरहाल मैं आता हूं राखी जी वापस से। मनोज मीणा हमारे साथ हैं, अध्यक्ष तकनीकी बेरोजगार महासंघ के। मनोज जी, राखी जी कह रही थी कि हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि अभ्यर्थी क्या चाहते हैं, बेरोजगार क्या चाहते हैं इस मामले को लेकर के। बिल्कुल सर, पहली बात तो न्यूज 18 की टीम को धन्यवाद बेरोजगारों की तरफ से, आपने बेरोजगारों की आवाज़ सुनने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया। ठीक, और पहली बात यहाँ कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, ये बेरोजगारों की बात है। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जब बात आती है बेरोजगारों की तो इन्होंने बेरोजगारों को वोट की राजनीति के नाम पे यूज किया। हेमंत जी, यहाँ बेरोजगार हितैषी कोई भी नहीं है, तो सरकार कोई भी रही हो, ये सरकारें हैं
दोनों ही बेरोजगारों को यूज करने वाली है। और जब बेरोजगारी की बात आती है तो ये एक भी बेरोजगार को साथ नहीं मिलेंगे। और अभी जो आपने जो अपनी जो हेडिंग दे रखी है कि रीट में कितने लीक, तो मैं आपसे सर कहना चाहता हूं कि रीट में कितने लीक नहीं सर, रीट पूरी लीक है। आप देख लीजिए कि तो आप ये कहना चाहते हैं रीट में लीक ही लीक? सर बिल्कुल रीट में लीक ही लीक है सर, रीट लीक नहीं, रीट पूरी ही लीक है। और आप ये देखिए कि रीट तो लीक ही है, इसके अलावा राजस्थान में जो पिछले 2-3 साल में जो भर्तियां हुई है, चाहे वो JN की हो, SI की हो, रीट की हो, आप मुझे ये बताइए हेमंत जी कौन सी भर्ती है जो राजस्थान में बिना पेपर लिखे हो गई? सारी भर्तियों के पेपर लीक हुए। हम बेरोजगार साथी लगातार पिछले 3-4 साल से संघर्ष कर रहे हैं फर्जीवाड़े के खिलाफ कि फर्जीवाड़ा बंद होना चाहिए। और जब ये रीट का बड़ा कांड हुआ, बड़ा पेपर लीक हुआ, तो 28 सितंबर को ही शहीद स्मारक पे बैठे, हमने पुलिस की लाठियां खाई, वहां पे हमने कहा कि ये पेपर लीक हुआ है और इसकी जांच करा लीजिए। और तब किरोड़ीलाल मीणा आपके पास पहुंचे थे, वो तो अब 3-4 दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं इस पूरे मामले पर। जी 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 हेमंत जी, मैं उस बात पे भी आऊंगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ में आए थे जब हम पे लाठीचार्ज हुआ था, तो गहलोत सरकार हम पे लाठीचार्ज कर रही थी, उस समय डॉक्टर साहब आए थे और उन्होंने भी हमारे साथ इस मुद्दे को उठाया था। लेकिन देखिए, अब मुझे ये बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं? क्या एक रास्ता हो जिससे आप लोगों को संतुष्टि हो? क्या सरकार की अब तक की जो कार्रवाई है, SOG की अब तक की जो कार्रवाई है, उससे बेरोजगार, उससे अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है? हेमंत जी देखो, ऐसा है, जो SOG ने पिछले 4 महीने से इस केस को देख रही है। पहला सवाल तो मेरा यही है कि SOG को और कितना समय लगेगा, बेरोजगार और कितना इंतजार करें। और दूसरी बात, अब माननीय मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि SOG हमारी डायबिटीज के बारे में कुंठित